नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेपीएससी के लिए बहुत सारा शानदार वे में हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए सिलेबस को डिस्कशन नहीं करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 में क्या पढ़ना है, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं कि आज हम लोग क्या आपको डिलीवर करने वाले हैं। देखिए, जेपीएससी की जब आप बात करते हैं तो पेपर 1 में आपको एक मिसलेनियस सेक्शन मिलता है जिसमें आपको 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। आपने टॉपिक भी देख रखा होगा कि आपने देखा होगा पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, उसके बाद आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड, और उसी में आपको एक टॉपिक मिला होगा ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार। अब पहले ये समझिए कि आपको जो मिसलेनियस सेक्शन जो मिला है, यानी कि 15 सवाल जो आपके पूछे जाने हैं, जेपीएससी ने जब न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था 6th जेपीएससी में, तब से ये सेक्शन आपका ऐड हुआ है और यहां से आपके प्रश्न बनने स्टार्ट हुए हैं। यानी अगर 6th जेपीएससी की बात कर ले, यानी कि 6ठी जेपीएससी में आपको इसका सवाल मिला है, और 7वीं जेपीएससी जो आपकी हुई है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और अभी जो 11वीं जेपीएससी आई है, तो इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। यानी एक तो 6ठी जेपीएससी में आपको सवाल मिला है और 7वीं जेपीएससी, और अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले ही आपका जेपीएससी का बैकलॉग का जो पीटी का पेपर हुआ है, वहां से भी आपके ह्यूमन राइट से मैं आपको दिखलाऊंगा, यानी कि जो आपका मिसलेनियस सेक्शन में है, यहां से सवाल बने हैं। यानी आज हम लोग जो मिसलेनियस का पहला पार्ट कवर करेंगे ह्यूमन राइट को, यानी कि मानव अधिकार को। 2 क्लास में लूंगा इसमें। मानव अधिकार को एकदम कंसेप्चुअली चीजों को समझेंगे हम लोग, और ये इस प्रकार से समझेंगे कि जो आपका प्री का तो हर एक सवाल बनेगा ही बनेगा, साथ के साथ आप मेंस में भी अपनी जो आपकी राइटिंग स्किल है, यानी कि जो लेखन शैली है, उसमें आप बहुत ही शानदार वे में अपना चीजों को फैक्चुअली भी, और जो बोला जाता है ना कि सिविल सर्विस में आपका व्यक्तित्व विचार क्या है, यानी कि आपने अपने मानसिक का कितना डेवलपमेंट किया, आपने बौद्धिक को कितना डेवलप किया है, किताबों को पढ़ कर, नोट्स को पढ़ करके, या किसी भी टीचर से क्लासेस ले करके। क्योंकि फाइनली आपको जब राइटिंग स्किल की बात की जाएगी मेंस में और जब इंटरव्यू में, तो वहां पर आपका 20% जो आपके विचार होंगे वो टॉपिक को लेकर के, और उसको इतिहास से जोड़ करके और उसको करंट से जोड़ करके आपको लिखना होगा, और इंटरव्यू में आपको वहां पर बोलना होगा, तब जाके फाइनल सिलेक्शन है। तो चलिए, जब आप इस टॉपिक को खत्म करेंगे तब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि मैं ये 20% की जो बातें की हैं, कि ये आप किस प्रकार से इसको खत्म, यानी कि इसको आप डेवलप कर पा रहे होंगे। देखिए, ह्यूमन राइट से अभी तक आप 6 सवाल देखे हैं। अब मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं, जो ह्यूमन राइट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, जो फैक्ट होंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप उसको कवर कर पा रहे होंगे। अब ह्यूमन राइट्स को हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स को हम लोग 4 सेक्शन में बांटेंगे। देखिए, ह्यूमन राइट्स में जो सवाल बनने वाले हैं 4 सेक्शन से ही बनने वाले हैं। पहला जो सवाल आपका बनने वाला है, ह्यूमन राइट्स की जो इतिहास है, यानी कि जब मानव अधिकार को हम पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या इतिहास है, या फिर कहें तो ये ह्यूमन राइट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहला सवाल यहां से बनेगा, फर्स्ट टाइप का सवाल। दूसरे टाइप में जो आपका सवाल बनने वाला है कि ह्यूमन राइट्स का, जैसे कि हम लोग को छत पे चढ़ना होता है तो पहला सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और तीसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो ह्यूमन राइट्स में आपने क्या बात किया है, अधिकार की बात की है। तो देखिए, आपको अधिकार भी एक सिस्टमैटिक वे में ही मिलेगा, यानी कि अगर आपको छत पे चढ़ना है यहाँ पे, तो पहली सीढ़ी आपको पहले चढ़नी होगी, उसके बाद आपको दूसरी सीढ़ी चढ़नी होगी, और उसके बाद आपको तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। उसी प्रकार आपको जब मानव अधिकार मिला, यानी कि ह्यूमन राइट्स मिली, तो सबसे पहले, उसके बाद और उसके बाद, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी में आपको कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए। जब आपको ये अधिकार मिल गया, तब इसके बाद आपको, हमें लगा कि अब हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि फिर दूसरी पीढ़ी की बात की। फिर जब हम समानता का अधिकार हम प्राप्त कर लिए, तो अब हम विश्व स्तर पर, ठीक है ना, किस प्रकार से अधिकार को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो हमें यह अधिकार मिला। यानी कि हम बात करेंगे यहां पर जनरेशन की, यानी कि जो मानव अधिकार है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है, उसकी जो जनरेशन है, या ह्यूमन राइट्स का जो क्लासिफिकेशन, या फिर उसको हमने जो डिवाइड किया है, उसकी बारे यहां से सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल आपका पूछा जाएगा मानव अधिकार के इतिहास से, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा में क्या होगा, तो देखिए, जब मानव अधिकार कि इतिहास को हमने समझ लिया, मानव अधिकार के हमने टाइप्स को समझ लिया, तो आपने
आपने क्या, आपको यहाँ पर पढ़ना भी है जेपीएससी के सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि आप यूएन के बारे पढ़ेंगे, डब्ल्यूएचओ के बारे पढ़ेंगे, है ना। तो जब यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट होता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसके बाद भारत 1947 में आज़ाद होती है और भारत का अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनता है, तो जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया। तो जब हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने देखते हुए हमारे विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर ने क्या किया कि नेशनल लेवल पे एक एनएचआरसी का गठन किया, यानी कि जो मानव अधिकार भारत के लिए, स्पेशली इंडिया के जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, उनके लिए अगर उनका कोई भी मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स हनन होगा तो वो कंप्लेन कहां कर सकती है, या फिर जो भी उनका हनन हुआ है वो एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो आपको कैसे हेल्प करेगी, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोटेक्शन जो ह्यूमन राइट्स का एक्ट पास किया 1993 में। तो यानी कि हम लोग यहाँ बात करेंगे एनएचआरसी जो कहाँ काम कर रहा होगा, केंद्र लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। इसके बाद 2006 में हम लोग एक संविधान में अमेंडमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, अगर हम राज्य में भी कोई भी व्यक्ति का अगर मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कहाँ कंप्लेन करेगा। तो 2006 में अमेंडमेंट करके हम लोगों ने एसएचआरसी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन किए। तो एक एनएचआरसी से आपका सवाल बनेगा और एक आपका स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल से सवाल बनेगा। तो 4 सवाल आपके बनने वाले हैं, इतिहास से मानव अधिकार का, दूसरा आपका टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट से आपके सवाल बनने वाले हैं, तीसरा आपका नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से सवाल बनने वाले हैं, और चौथा आपका स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल से सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो 6 सवाल अभी तक आपके पूछे गए हैं कहां कहां से पूछे गए थे। देखिए जब आप 7वीं जेपीएससी का सवाल देखेंगे, ये ऑफिशियली मैं बातें कर रहा हूं जो आपके आयोग ने पूछा है। पहला तो एक सवाल बहुत ही इजी इन्होंने पूछ लिया कि जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है, उनके जो करंट अफेयर से पूछा गया कि उनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। दूसरा जो ह्यूमन राइट है इनका जो घोषणा किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था, 2 सवाल हो गए। अब छठी जेपीएससी में बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। छठी जेपीएससी में आपको करंट अफेयर से कुछ सवाल पूछा गया था कि मानव अधिकार का एक अवार्ड दिया जाता, ठीक है, वो अवार्ड किसे दिया गया था, ये सवाल पूछा गया था। लेकिन जेपीएससी जो पीटी का जो बैकलॉग हुआ, इस बार आप जब वहां देखेंगे 2 सवाल आपके पूछे गए मानव अधिकार से, और ये दोनों अधिकार थे, एक आपके एनएचआरसी से और एक था आपका स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल से, और ये स्टेटमेंट बेस्ड आपका सवाल पूछा गया। यानी अगर आपने नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके गठन करने के दौरान इनमें कौन कौन से कमेटियां होते हैं, उस कमेटियों में इनके कौन कौन सदस्य होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, चेयरमैन कितने होते हैं, और वो जो चेयरमैन है या फिर उनके जो भी सहायक जो सदस्य होंगे वो सदस्य की क्या स्पेशलिटी होंगे, या ह्यूमन राइट से वो बिलोंग कर रहे होंगे क्षेत्र से, या कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो जज रहे होंगे, रिटायर्ड रहे होंगे, उनको कौन रिमूव कर सकता है, ओथ दिला सकता है, क्या टेन्योर होगा, ये सारी डिटेल यहाँ आपको पढ़नी होती है दोनों में। तो ये दोनों जो मैंने अभी बतलाया यहाँ पे आपका जेपीएससी पीटी के बैकलॉग का जो पेपर था यहाँ पूछा गया। मतलब अभी जो पहले आप बात कर रहे थे छठी जेपीएससी और 7वीं जेपीएससी में, तो नेचर बहुत ही फैक्चुअल चीजें पूछे जाने की थी, यानी बहुत ही फैक्चुअल चीजें पूछा है। लेकिन जेपीएससी पीटी बैकलॉग में बहुत डिटेल, आपको थोड़ा सा डिटेल, बहुत डिटेल इन द सेंस कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एनएचआरसी जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है और जो स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल जो है राज्य स्तर पे काम कर रही है, उसकी पूरी की पूरी सिस्टम आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। तो आज आपका 4 टाइप मैंने बतलाया कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। 4 टाइप से हम लोग 2 टाइप को आज खत्म कर लेंगे और कल हम लोग तीसरा और चौथा टाइप खत्म करेंगे, एनएचआरसी को और स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल को। आज हम लोग इतिहास समझेंगे ह्यूमन राइट्स का और जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को समझेंगे, ठीक है। अच्छा 5 सवाल हुआ, एक और सवाल, छठा सवाल जो पूछा आपका जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से पूछा गया था। ये 6 सवाल आपके पूछे गए। तो अब क्लियर हो गया कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार जो आपका एक टॉपिक है मिसलेनियस का, जिसमें आपको 7वीं जेपीएससी में 2 सवाल यानी कि 4 सवाल पूछे गए। जेपीएससी पीटी बैकलॉग में भी आपके 4 नंबर के यानी कि 2 सवाल। इस बार भी आप पूरी उम्मीद लगा करके चलिए 11वीं जेपीएससी में भी आपको 2 सवाल आएंगे, और इस वीडियो के
और दूसरा जो इसका पार्ट आएगा और तीसरा में हम लोग पूरा एमसीक्यू भी लगा लेंगे विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। इसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंटेंट भी मैं आपको सारा अपने हैंड रिटेन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे? तो आपको करना कुछ नहीं है, ये टेलीग्राम ग्रुप को आपको बस सिंपल से आपको ज्वाइन कर लेना है और इसका लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में और आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। देखिए, आप जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं चीजों को समझना होगा कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अगर ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं तो आखिर ह्यूमन राइट्स में हमें पढ़ना क्या है ये नहीं जानकर डायरेक्ट पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है। तो 10 मिनट का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जानने के लिए कि ह्यूमन राइट्स में सवाल कैसे बनेंगे और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले टाइप्स में, यानी कि मानव अधिकार का जो इतिहास हमें पढ़ना है या इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मानव अधिकार की। तो आप इसको एक एक करके तोड़िए। ये आपका मानव है और ये आपका क्या है? अधिकार। अधिकार से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, हम एक इंसान है और एक आपका जानवर, ठीक है। अब ये जानवर और इंसान दोनों क्या है? आपने बायोलॉजी पढ़ा है, एनिमल किंगडम, तो दोनों कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमल किंगडम में। फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कैसे? अब बोलेंगे उनके सांस लेने, ये सब चीजें बायोलॉजिकल टर्म्स को हटा करके जब हम थोड़ा सा पॉलिटिकली या फिर सोशली अगर हम सोचते हैं सामाजिक तौर पे, तो इंसान और जानवर को जब हम डिफरेंस कर रहे होते हैं तो एक अधिकार है और वो अधिकार यानी कि मानव के पास एक भय, भय को हम समझेंगे हिंदी में डर कहेंगे, और एक वर्ड होता है आपका भूख। तो इंसान को जो आजादी या फिर कहें तो जो मुक्ति मिली है भय से यानी कि फेयरनेस से, और दूसरा आपका हंगरनेस से यानी कि भूख से। तो ये जो भय यानी कि डर हम जिसको कह रहे हैं और जो हमने कहा भूख यानी कि हंगरनेस, इन दोनों से जो हमें मुक्ति दिलाई है वो अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मानव अधिकार है। लेकिन जब हम जानवर की बात करते हैं तो जानवर को कोई ऐसा अधिकार नहीं है, तो उनके अंदर एक भय होता है। जरूरी नहीं है कि उनको भूख लगी है तो वो कहीं ना कहीं से खाना को अरेंज कर ही पा रहे होंगे, चाहे वो कितना भी मजबूत प्राणी हो, जानवर हो, बाघ हो, शेर हो, कोई भी हो। तो ये मानव अधिकार आप जन्म लेते ही आपको अधिकार मिल जाता है। इसलिए इस ह्यूमन राइट्स को एक नाम दिया जाता है नेचुरल ह्यूमन राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार, ठीक है ना। ये प्राकृतिक अधिकार आपसे पूछा जाएगा, आप यूपी पीसीएस के सवाल को जब उठाएंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपको मिलेगा, इसलिए यहां मैंने लिख रखा है ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल राइट, यानी कि प्राकृतिक अधिकार भी इसे कहा जाता है। किसे? मानव अधिकार को। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप जन्म लिए यानी कि आपको ये मानव अधिकार मिल गया। अब ये मानव अधिकार कैसे मिला इसके इतिहास को अभी हम लोग समझेंगे। आप अभी ये समझिए कि मानव अधिकार क्या है। देखिए, आप बोलचाल भाषा में भी आप बात करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। ये तीन मूलभूत ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति की क्या है? आवश्यकता है। लेकिन जब मानव अधिकार अस्तित्व में आया, जब एग्जिस्टेंस की, तब दो नीड और ऐड हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ आपका शिक्षा और आपका मेडिसिन या फिर कह सकते हैं आपका मेडिकल, यानी कि चिकित्सा और शिक्षा। ये दो वर्ड आपका इंट्रोड्यूस हुआ जब आपके मानव अधिकार की बात हुई। तो तीन मूलभूत इकाई के बाद हमने देखा क्या कि 5 मूलभूत इकाई यानी कि 5 फंडामेंटल नीड है हमारे जीने के लिए। क्या क्या? एक तो रोटी, ठीक है, फूड हो गया, क्लोथ यानी कि कपड़ा, मकान यानी कि शेल्टर, एजुकेशन शिक्षा, और मेडिकल या फिर कहेंगे चिकित्सा। यानी अगर 5 मूलभूत आवश्यकताएं की अगर हम लोग बात कर ले तो ये हमें कैसे मिलेगी? तो यही हमारा मानव अधिकार है जो हमें ये 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यानी कि आप अगर जन्म लिए हैं तो आपको प्रॉपर वे में रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए और आपको चिकित्सा मिलना चाहिए, ठीक है। ये अधिकार मानव अधिकार के तहत आपको ये दो एजुकेशन और मेडिकल को जोड़ा गया, ये 5 मूलभूत इकाई बनी। तो वो अधिकार जो हमें भय से और भूख से मुक्ति दिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स को कहते हैं या फिर मानव अधिकार कहते हैं। अब यहां पर मैंने इंग्लिश डेफिनेशन ये बुक से लिखा हुआ आपका डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। दोज राइट विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल मैन ऑन द बेसिस, यानी कि वह अधिकार जो हर एक व्यक्ति को दिया जाता है, किस बेसिस पे? चाहे वह व्यक्ति आपका फीमेल हो चाहे मेल हो, ही एंड सी इज ह्यूमन बीइंग, अगर वो इंसान है तो उसकी जरूरत के लिए, उसके जीने के लिए जो भी जरूरत की जो भी चीजें हैं, जो इज्जत यानी कि एक रिस्पेक्टेड लाइफ को जी सके,
वो सारा अधिकार आपको प्रोवाइड कर सके, वही आपका हो गया मानव अधिकार। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पर देखिए, एक मैंने यहाँ पर बनाया है वेन डायग्राम फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड आपको सवाल मिलेंगे, क्योंकि जब हम मानव अधिकार को आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें ऐसे लगेगी कि ये तो फंडामेंटल राइट्स ही है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपको बाद में आया, जब उससे पहले ही मानव अधिकार आए थे। तो मानव अधिकार में बहुत सारी ऐसे अधिकार की बात की गई है जो अभी तक फंडामेंटल राइट्स नहीं बना है। मतलब ये, जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान की बात करते हैं तो हमें क्या है, स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम कह दें कि फंडामेंटल राइट्स में क्या आपने पढ़ा है कि हर व्यक्ति को रोज मतलब कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? नहीं, क्योंकि सरकार के पास इतनी अभी रिसोर्सेस नहीं है। ये मानव अधिकार है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, उसके जो भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके तहत। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया कि हर व्यक्ति को एक नौकरी सुनिश्चित सरकार को देनी होगी। फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन हो जाएगा और अगर किसी को नहीं मिला तो ये फिर कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो नौकरी की बात की, ये आपका एक मानव अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है कि अगर आपके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा तो ये आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आपका वही राइट्स हो सकता है जो सरकार इलिजिबल है, हर सोर्स उनके पास इलिजिबल है कि वो आपको मुहैया करा पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और मानव अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, मानव अधिकार होते हुए भी दोनों में अंतर क्या है, समझ गए ना, कि आपके हर मानव अधिकार आपकी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हर मौलिक अधिकार आपकी मानव अधिकार है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। मतलब इस प्रकार से, स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी मौलिक अधिकार आपका मानव अधिकार है। दूसरा, सभी मानव अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। तो आप क्या बोलेंगे, सभी मौलिक अधिकार आपके मानव अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सारे मानव अधिकार आपके मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। इसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में आपको बात की जाती है क्या, कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आप कहीं भी जा करके आप कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन आपको मानव अधिकार में आपको यह बात किया गया है कि आपको रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स में सरकार ने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि सरकार के पास अपनी इतने रिसोर्सेस या संसाधन नहीं है कि जितनी भी जनसंख्या है हर एक युवा को वो रोजगार प्रोवाइड कर सके। अगर ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन हो जाता और अगर सरकार नहीं दे पाती तो इसके लिए आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स में अगर आपका ये अधिकार है तो इसके लिए आप कहां जाएंगे, एनएचआरसी में। स्टेट में बात होगा तो एसएचआरसी में जाएंगे। तो वहां पर जब आप कंप्लेन करेंगे कि आपका ये अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो जो आयोग है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, वो आपको कंप्लेन को देखेगी और आपको उसके बाद आपकी मदद करेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई भी बहुत बड़ी सारी चीजें की जाएगी। आपको उसके लिए वो, अगर आपके पास कुछ कपड़ा नहीं है तो वो आपको कपड़ा प्रोवाइड करेगी, इकोनॉमिकली कुछ हेल्प कर सकती है, इस तरह से वो आयोग आपकी मदद करेगी। समझ गए? और फंडामेंटल राइट्स आपका हनन होता तो आपको पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो पॉलिटी का पार्ट होता है। इतना समझ में आ गया? ये ह्यूमन राइट्स का थोड़ा सा या फिर चीजों को आप समझ सके, इसलिए मैंने इतना चीजों को क्लैरिफाई कर दिया। होप सो आप मौलिक मानव अधिकार को समझ पा रहे होंगे। अब इसके इतिहास में चलते हैं। तो देखिए, अगर मानव अधिकार की बात करें तो मानव अधिकार अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देख रहे होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो मानव अधिकार का जो जन्म है वो आपकी जो सिविलाइजेशन, देखिए सिविलाइजेशन कहने का मतलब है सभ्यता। जैसे आपने भारत में या फिर एंशियंट हिस्ट्री में आपने जो पढ़ा है, एंशियंट यानी कि प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता। तो आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आप पढ़ते हैं प्राचीन काल का इतिहास, तो जिसमें आपने बात किया था, जो सिविलाइजेशन पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मानव अधिकार की उत्पत्ति आपकी हो गई थी, यानी वहां पर मानव अधिकार की बात होने स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल फिर क्यों लिखी गई? तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री में जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, लेकिन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही आपका बहुत सारी सभ्यता, जैसे कि ग्रीक सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, रोमन सभ्यता भी चल रही थी। तो वहां पर भी मानव अधिकार की जन्म हो गई थी, या फिर वहां पे लोगों को मानव अधिकार प्रोवाइड किया जा रहा था।
तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो मानव अधिकार का इतिहास या फिर इसकी जो जन्म है कब हुई थी, सभ्यताओं से इसकी जन्म हुई है, जैसे कि ग्रीक की सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता एक्सेट्रा। ठीक है, ये आखिर मैंने क्या कहा, यहां से आपके सवाल कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे आयोग पूछती है या फिर आपको यहां मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपके माइंड में ये नहीं चढ़ना चाहिए कि जब यूएन का स्टैब्लिशमेंट हुआ तब ह्यूमन राइट्स की बात हुई, नहीं। यूएन की स्टैब्लिशमेंट आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो जो आप सभ्यता को देखते हैं अदर कंट्री में, जैसे आपने देखा ग्रीक सभ्यता, इंडिया में आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर जो कल्चर, जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ें या फिर ग्रीक सभ्यता को जब आप पढ़ेंगे 9th 10th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि मानव अधिकार की बात की जा रही है, यानी कि लोगों को या फिर लोगों के साथ जो भी स्लेवरी सिस्टम है या ह्यूमन टैरिफिकिंग यानी कि लोगों को जबरन पकड़ करके या फिर उनकी बच्चों को जबरन होटलों में काम कराया जा रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, तो इन पर रोक लगाने की बात की जा रही थी इन सभ्यताओं में, यानी कि एक अधिकार की बात हो रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात होनी स्टार्ट हो गई थी यहां सभ्यता से ही। समझ में आ गया। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम जब बात करते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं अपने हिस्ट्री इतिहास में, तो प्राचीन काल में जो वैदिक काल में हम जब देखते हैं उस समय हम लोग मानव अधिकार की उत्पत्ति या फिर उसकी जन्म की बात कर सकते हैं। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो सभ्यता बोलेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर जब बात की जाएगी तो वैदिक काल से ह्यूमन राइट्स की उत्पत्ति हुई है। अब आइए मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल की, यानी आधुनिक काल यानी कि जो आप आधुनिक जो इतिहास पढ़ रहे होते हैं, तो 1215 की बात है, जून एग्जैक्ट 12 जून या 15 जून, ठीक है ना, 12 जून या 15 जून में ब्रिटेन के जो सम्राट जॉन थे, देखिए ब्रिटेन के जो राजा थे जॉन, उनके द्वारा अपने नागरिकों को एक गिफ्ट एज ए गिफ्ट स्वरूप में उन्होंने कई अधिकार दिए थे, और इसी अधिकार को कहा गया मैग्ना कार्टा। आप जब पॉलिटी पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स को, तो आपने उसको क्या कहा, मैग्ना कार्टा, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं, और आपने हमारा कंटेंट लिया है तो आप देखेंगे कि एक एक चीज इसी प्रकार से लिखी हुई है। तो आधुनिक काल में जो इसकी शुरुआत हुई है, ये एंशिएंट काल की हमने बात की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंशिएंट काल में कहां से स्टार्ट हुआ ह्यूमन राइट्स की, तो हम लोग कहेंगे आपकी सभ्यता या फिर सिविलाइजेशन। लेकिन नेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स का जो उत्पत्ति हुआ वो कहां से, आपका वैदिक पीरियड या फिर वैदिक काल से। लेकिन आधुनिक काल में जब हम बात करते हैं तो 1215 में एग्जैक्ट वो जून वाला मंथ में कौन सा डेट है, 12 या 15 जून को ब्रिटेन में जो राजा थे आपके जॉन साहब, उनके द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को एक गिफ्ट प्रोवाइड किया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण, ठीक है, बंदी नहीं बनाया जाएगा, उनको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी और सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। तो ये क्या मिल रहा है, एक अधिकार मिल रहा है, एक राइट्स मिल रहा है। तो ये एक तरह से आधुनिक काल का बात किया जाए तो यहाँ पर मानव अधिकार की उत्पत्ति हुई थी, और यह ब्रिटेन में हुआ था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। और यही मैग्ना कार्टा यानी कि जो अधिकार वहां के नागरिकों को, कहां के, ब्रिटेन के नागरिकों को मिली थी। और देखिए 1215 के बाद कुछ राइट्स ब्रिटेन में पास किए गए, जैसे कि पेटिशन ऑफ राइट 1628। देखिए 1215 के बाद कितना, 400 साल का गैप है। फिर ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट 1689 में आपका बिल ऑफ राइट यानी कि बिल का जो अधिकार है ये पास किया गया। तो ये सब जो अधिकार पास होने लगे, इन सभी राइट्स के कारण जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन देश में जो लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे थे, जो एक दूसरे के बीच एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, रंग भेदभाव किया जा रहा था, अनइक्वलिटी, असमानता थी, स्लेवरी सिस्टम थी, ये सभी खत्म होनी स्टार्ट हो गई थी। कब से, जब आधुनिक काल में आपसे पूछा जाएगा तो ब्रिटेन में 1215 में जो मैग्ना कार्टा लाया गया था, मैग्ना कार्टा की घोषणा की गई थी वहां के राजा के द्वारा, सम्राट जॉन के द्वारा, और यही मैग्ना कार्टा को हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं। यानी कि ह्यूमन राइट की यहां से ही आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि लोगों को आधुनिक काल में बात किया जाए तो यहां पर क्या हुई, अधिकार मिलना शुरू हुआ, और जैसे जैसे अधिकार मिलनी शुरू हुई तो इनकी देखिए जीवन या फिर जो जीवन शैली में सुधार आना स्टार्ट हुआ। उसी प्रकार अमेरिका, अब देखिए अमेरिका में भी कौन कब्जा किया हो, यानी कि अमेरिका में भी कौन अधिकार कर रहा था, ब्रिटेन। 1776 में जब इंडिपेंडेंट होता है अमेरिका, तब 1789 में यहां पर भी बिल ऑफ राइट को पास किया गया। फ्रांस ने भी 1789 में फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। तो बहुत सारे अधिकार आपको यूएसए में, फ्रांस में भी आपको मिलने लग गए थे। तो ये सभी आधुनिक काल की ये घटनाएं हैं जहां से ह्यूमन राइट्स की आप देख रहे हैं, आधुनिक काल में ह्यूमन राइट्स की उत्पत्ति देखने को मिल रही है।
फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार होता। तो आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 में चला, जब भारत में क्या था, अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल था, अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त होती है तो आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा अगर वीडियो देखा होगा तो हमने बात की थी कि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट की गई थी कि पहला जो वर्ल्ड वार हुआ है इस प्रकार की घटना अब दोबारा ना घटे, इसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। बट ये इसमें टोटल 50 देश जो इनके सदस्य थे, 50 या 51 देश सदस्य थे, अमेरिका लीड कर रहा था। बट ये जो आपका बनाया गया लीग ऑफ नेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, काम नहीं कर पाई। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार आपको देखने को मिला 1939 से लेकर 1944 में। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तीसरा वर्ल्ड वार जैसा स्थिति पूरे देश में, पूरे विश्व में ना बने, इसके लिए एक संस्था की स्थापना हुई यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी 6 अंग थी, 6 ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें से एक था आपका जनरल असेंबली। और इसी जनरल असेंबली ने 10 जनवरी 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया ह्यूमन राइट्स को। तो देखिए ये जेपीएससी का पूछा गया सवाल है 7th जेपीएससी या 6ठी जेपीएससी में, कि जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ या फिर घोषणा जो किया गया था, किस तिथि में किया गया था, 10 जनवरी 1948 को। और इसी 10 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स मनाते हैं। तो इतनी जो आपकी इतिहास थी आपने समझ गया। आपको मैं फिर से रिकॉल करा दूं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ये आपका डेफिनेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये डायग्राम आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। यानी मैंने यहां ये बताया कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशनली बात किया जाए कि आप भारत के अगर नागरिक हैं तो जो 6 फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हैं, आपका अगर ये हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट जो आपके थे, ये क्या थे फंडामेंटल राइट से, ये आपके मानव अधिकार ही थे। यानी कि जो मानव अधिकार मिले हैं उसमें से वो अधिकार कुछ चुन चुन करके क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। अब ये कैसे बनाए गए कि एक तो देखा गया कि यस, ये अगर व्यक्ति का अगर ये अधिकार नहीं मिले तो व्यक्ति क्या हो सकता है, अपने जीवन या फिर सरकार जो वहां की होगी उस पर क्या करेगी, दबाव डालेगी। और दूसरा ये भी देखा उन्होंने कि ये सारे अधिकार को सरकार वहां पे मुहैया करा सके या फिर वहां पे वो सारे संसाधन अवेलेबल होंगे या नहीं। तो वैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हमने मानव अधिकार से लेकर के बनाए। तो सारे मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सारे मौलिक अधिकार आपके मानव अधिकार हो सकते हैं। इनके बीच हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर उत्पत्ति की बात की, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स की उत्पत्ति कहां से हुई, तो सभ्यता से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल से। और आधुनिक पीरियड में बात करते हैं तो 1215 में जो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा पास की गई, जिसकी घोषणा हुई थी, जो ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ एज ए गिफ्ट उपहार दिया गया। एक बहुत सारी बड़ी सी एक बोला जा सकता है कि एक शिलाखंड था जहां पर लिखा गया कि जो ब्रिटेन के नागरिकों को हो कि बिना किसी कारण उनको बंदी नहीं बनाया जाएगा, उनको किसी भी धर्म की मानने की स्वतंत्रता होगी, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा। तो ये जो मैग्ना कार्टा था, यानी कि यहीं से ह्यूमन राइट्स की शुरुआत हुई थी। आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड की बात होगी। और ये सब फिर बहुत सारे बिल आए, आपके ब्रिटेन में आए, अमेरिका में आए, फ्रांस में आए। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब आपका यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट होता है 24 अक्टूबर 1945 में, तब यूएनओ के 6 अंग है, 6 ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करेंगे बहुत अच्छे से, तब उसमें आपको समझाया जाएगा ये 6 ऑर्गेनाइजेशन के बारे भी। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी जनरल असेंबली, जिसने 10 जनवरी 1948 में जो ह्यूमन यानी कि मानव अधिकार है, यानी कि मानव को जीने के लिए या जो एक बेसिक नीड है, वो अधिकार जो भय और भूख से इंसान को मुक्ति दिला सके, वो मानव अधिकार की फाइनली क्या करी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है ना, सार्वभौमिक तरह से क्या किया गया, एक घोषणा किया गया ह्यूमन राइट्स को 10 जनवरी 1948 में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए जैसे मैंने बतलाया कि एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हुए फिर हम लोग अपने छत पे चढ़ेंगे, तो आपको अधिकार भी एक सिस्टमैटिक वे में ही मिलेगा। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में आपको एक अधिकार दिया जाएगा, फिर सेकंड जनरेशन में आपको अधिकार दिया जाएगा और फिर थर्ड जनरेशन में आपको अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में चढ़ेंगे छत पे। तो आपने देखा यहाँ पे जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि 3 जनरेशन प्रपोज किए गए आपके। कार्ल वशाक, नाम याद रखना है, 1979 में जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या कहें तो ह्यूमन राइट्स का जो डिवीजन किया गया 3 पार्ट्स में, किनके द्वारा, कार्ल वशाक के द्वारा 1979 में। देखिए अब इसको याद करना बहुत सिंपल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, फ्रेंच की क्रांति में, उसमें जो स्लोगन दिया गया था, एक स्लोगन था आपका लिबर्टी,
एक आपका इक्वलिटी और एक आपकी फ्रेटर्निटी। ये बहुत ईजी है आपको याद करने का तरीका, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी की जो बात की गई थी, यानी कि पहला जो आपका डिवीजन किया गया था ह्यूमन राइट्स का, या जो आधार बनाया गया था वह आधार था आपका लिबर्टी की, यानी कि फ्रीडम की, यानी कि सबसे पहले आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का जो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन में, किसके बेस पे ये बनाया गया था पहला जनरेशन, वो पहला बेस था आपका लिबर्टी। और फिर इसके बाद जब आपको स्वतंत्रता मिल गई है, ठीक है ना, जब एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलना मतलब क्या, एक बेसिक राइट्स आपको मिल गया है, जैसे कि आपको जीने का अधिकार मिल गया है, कोई भी कानून अगर सरकार बना रही है तो हर एक व्यक्ति के लिए वो इक्वल होगी, आपको स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉलिटिकल राइट्स आपको मिल गए हैं, जैसे कि आपको राइट टू वोट करने का अधिकार मिल गया है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी वोट दे सकते हैं, हर एक इंसान को कहीं भी ट्रेवल करने के अधिकार। तो ये एक बेसिक राइट्स आपको जब मिल जाएगी, तब सेकेंड जनरेशन में यानी कि फिर आपको एक समानता का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि जो स्लोगन में पहला लिबर्टी था, ये फर्स्ट जनरेशन का आधार बनाया गया। इक्वलिटी यानी कि जो समानता की बात की गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको सेकेंड जनरेशन का आधार बनाया गया, इक्वलिटी। और जो थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड टाइप जो हम ह्यूमन राइट्स का देखते हैं, उसका जो बेस बनाया गया फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व की। यानी जब हमें एक बेसिक राइट्स मिल गए, उसके बाद हमें फिर समानता का अधिकार मिलेगा, यानी कि हर जगह हमें हर एक इंसान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो सोशली इक्वलिटी हो या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। इकोनॉमिक इक्वलिटी का कहने का मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होंगे, ये इक्वल इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को इकोनॉमिक राइट्स जो है इक्वली प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि हर एक व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल हो। ठीक, तो तीसरा जनरेशन फिर हमने देखा कि जब बेसिक राइट्स मिल गए, हमें समानता का अधिकार मिल गया, तो अब विश्व स्तर पे यानी कि एक बंधुत्व नेचर पे हम लोग अपने बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी को बढ़ाएंगे, और सभी के साथ मिल करके ग्लोबलाइजेशन, एक देश दूसरे देश के साथ मिल करके एक विश्व को बचाने का, या फिर विश्व को और आगे, या फिर लोगों के जीवन स्तर को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे होंगे। थर्ड जनरेशन में ये अधिकार की हम लोग बात करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो प्रपोज किया गया था किनके द्वारा, कार्ल वशाक ने 1979 में किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो स्लोगन, इसके आधार पर हम लोग याद करेंगे कि पहला जनरेशन पढ़ते हैं हम लोग मानव अधिकार में, यानी कि फर्स्ट टाइप, सेकंड जनरेशन, थर्ड टाइप, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो आपको अधिकार की बात की गई थी, किस आधार पर, तो लिबर्टी का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पहला स्लोगन। दूसरा स्लोगन था इक्वलिटी यानी कि समानता। तो सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी या फिर मानव अधिकार का जो दूसरा टाइप था वो इक्वलिटी था, समानता का। और तीसरा स्लोगन जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया था फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, यानी कि थर्ड जनरेशन में हम बात करेंगे। बेस जो बनाया गया था थर्ड जनरेशन में मानव अधिकार का, वो था फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। यानी कि बंधुत्व बोले तो पूरे विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ कैसे मिल करके सहयोग करके काम करेंगे लोगों के जीवन स्तर को, या फिर कहें तो उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को और इंप्रूव करने के लिए। तो ये चौथा जनरेशन अभी आपके वर्किंग है, ये टेक्नोलॉजी पे बेस आधार को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तो ये अभी वर्किंग है। तो ये अभी मेन हमें 3 जनरेशन को पढ़ना है। अब इसके तहत क्या क्या अधिकार और क्या क्या सवाल बनेंगे इसको समझते हो। तो पहला तो ये समझ गए आपने जनरेशन का मतलब, कि आपको एक राइट्स मिल गया, अब आपको फिर समानता का अधिकार मिलेगा, फिर आप विश्व स्तर पर ग्लोबलाइजेशन एक दूसरों के साथ कैसे इक्वलिटी मेंटेन कर पाए, यहाँ पे ये अधिकार दिया जाएगा। और फिर अब हमें अधिकार मिलने वाला है टेक्नोलॉजी, यानी कि साइबर अटैक हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या अधिकार एक मिलने चाहिए, इस पर अभी काम चल रही है। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो इनका बेस क्या है, फर्स्ट जनरेशन में जो ह्यूमन राइट्स में जो अधिकार आपको दिए गए हैं, किस बेस पे, लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार पे। यानी कि आपको क्या दिया गया, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम स्पीच, ये सब सारी चीजें हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जो स्वतंत्रता मानव ह्यूमन राइट्स का वह कौन सा जनरेशन है, या फिर वो कौन सा पीढ़ी है जिसमें फ्रीडम की या फिर स्वतंत्रता की या फिर लिबर्टी की बात की गई है। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन। आपको पूछा जाएगा ह्यूमन राइट्स का वह कौन सा जनरेशन है जिसमें इक्वलिटी या फिर कहे तो समानता की बात की, तो क्या कहेंगे, सेकंड जनरेशन। ग्लोबलाइजेशन की बात करिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर के आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज चल रहा है, क्लाइमेट इशू है जो पूरे विश्व उससे ग्रस्त है। तो इस प्रकार के जो भी अधिकार हैं, जो भी मानव अधिकार के तहत जो थर्ड जनरेशन बनाया गया था, वो आपके फ्रेटर्निटी के आधार पर बनाया गया था।
ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लेंगे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको मेन ये समझना है कि फर्स्ट जनरेशन का जो आधार है स्वतंत्रता, तो सारे स्वतंत्र, राइट टू फेयर टू ट्रेवल, वोटिंग राइट या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो अधिकार दिया गया, इसे क्या कहा गया, ब्लू राइट्स कहा गया। और मेन फर्स्ट जनरेशन में आपके क्या हुए हैं, फुलफिल बेसिक नीड और बेसिक अधिकार, बेसिक राइट जो है वो आपको मिले। फिर सेकंड टाइप जो आया मानव अधिकार का, सेकंड जनरेशन, जिसका बेस रखा गया इक्वलिटी, समानता का। इसमें जो अधिकार थे सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक तौर पे, सामाजिक स्तर पे आपकी समानता और इकोनॉमिक समानता, इक्वलिटी कैसे मिलेगी, ये अधिकार सेकंड टाइप में रखा गया, सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी में। और इस अधिकार को क्या कहा गया, रेड राइट, जैसे कि द राइट टू वर्क, यानी कि अब देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो आपने पढ़ा है मौलिक अधिकार में राइट टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा, ताकि कि वो आप एक जो सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में आपकी इक्वलिटी बनी रहे। लेकिन इसके तहत भी आपने रिजर्वेशन को देखा कि आप एससी हो चाहे एसटी हो या किसी भी बैकवर्ड क्लास के आप में बिलोंग करते हैं, तो आपको कुछ रिजर्वेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि ये रिजर्वेशन हर 10 साल के लिए पहले दी जाती थी और अभी भी है। तो हर 10 साल में देखा जा रहा है कि ये जो बैकवर्ड क्लास है कितना डेवलप हुआ है। ये जो सोसाइटी में इन जब तक इक्वलिटी में ना आ जाए तब तक ये रिजर्वेशन बंद नहीं हो गया, और हर 10 साल में आपने देखा कि इसका अमेंडमेंट करके इसको 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो ये इक्वलिटी आपकी बात होती है सेकेंड जनरेशन में, जिसे रेड राइट भी कहा जाता है। थर्ड जनरेशन की जब बात करते हैं तो इसका बेस जो है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, जिसे ग्रीन राइट इसलिए क्योंकि यह मेनली यहाँ पर इन्वायरमेंट इश्यू से रिलेटेड अधिकार दिए गए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, आपको बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, आपने देखते भी हैं। तो इसे मेन इसमें जो सॉलिडिटी राइट या फिर ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है, कलेक्टिव राइट है, इन्वायरमेंट राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चर हेरिटेज, यानी कि कोई एक देश दूसरे देश के कल्चर में आप उसके हेरिटेज को आप एक्सेप्टेंस भी कर सकते हैं, या वहां पर कुछ भी चीजों को आप शो ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको मानव अधिकार के तहत थर्ड जनरेशन में मिला। ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्व स्तर पर एक देश दूसरे देश के साथ कैसे मिल करके काम करेंगे, इसके तहत आपको अधिकार प्रोवाइड किया गया। तो ये 3 टाइप आपके मानव अधिकार के हो गए, थर्ड जनरेशन कंप्लीट, और इसी अधिकार को हमने ग्रीन राइट भी कहा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि अब हम लोग जो 2 टाइप कंप्लीट कर लिए, यानी कि पहला टाइप जो नेचर है क्वेश्चन का, और दूसरा यानी कि इतिहास पूरा देख लिया, और दूसरे में हमने जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देख लिए। अब यहां से आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके कल के क्लास को समझने में हेल्प करेगी। मौलिक अधिकार को देखते हुए, यानी कि जो अब देखिए यहां मैंने आपको क्या बताया, यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। 1947 को भारत आजाद हो रहा है। अब 1947 में भारत को आजाद हो रहा है और 26 जनवरी 1950 को आपने देखा कि पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और जो इसे इंप्लीमेंट किया गया, उससे पहले ही कुछ मौलिक अधिकार को इंप्लीमेंट किया जाता है, खैर उसको अभी साइड रखेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया, और 24 अक्टूबर 1945 को आपको यूएनओ का क्या हुआ, गठन हुआ, और 10 जनवरी 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होता है ह्यूमन राइट्स को। तो भारत ने जो संविधान का निर्माण किया, उसने क्या किया, ये सारे मानव अधिकार को पहले पढ़ा इन्होंने, इनमें से क्या चीजें थी उन सारे को ऐड किए अपने फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में। तो समझ में आ रहा ना, 1947 में भारत आजाद होने के बाद जो भारत का संविधान बना, उन्होंने कई जो भी निर्माता रहे संविधान को, वो सारे मानव अधिकार, चाहे वो अमेरिका में जो भी बिल पास हुए, पेटिशन एक्ट पास हुआ, चाहे बिल एक्ट पास हुआ, जो भी बिल पास हुए वहां पे, उन सारे मानव अधिकार का वहां पे बहुत अच्छे से गहन चिंतन करके वहां पर उन्होंने अपने जब संविधान का निर्माण किया तो उन सारी चीजों को एड ऑन किया। तो जितने जितने भी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स भारत में मिले, वो अभी तक कहीं भी नहीं मिले हुए हैं। इतनी चीजें समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि जैसे कि मौलिक अधिकार को देखते हुए फंडामेंटल राइट जो हमारे पास हैं, संविधान ने जो हमें दिए हैं, 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह से जब संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद विधायिका ने 1993 में, यानी कि लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया, प्रोटेक्शन, यानी कि मानव अधिकार का कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, एक एक्ट पास किया गया 1993 में, यानी कि जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति का मानव अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वो कहां जाए कंप्लेन करने के लिए। तो उसके लिए एक एनएचआरसी का गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का कमीशन का गठन किया गया, और इसकी के बाद 2006 में स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल का कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, यानी कि राज्य स्तर पर भी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी हनन होता है तो वो कहां जाएंगे, तो एसएचआरसी के पास जाएंगे। उसके बाद ये एसएचआरसी में चेयरमैन होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या टेन्योर होता है, किस प्रकार वर्क करेगी, कौन इनको रिमूव करेगा, कौन इनको ओथ दिलाएगा,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर हम लोग कल बात करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए सारी कंटेंट रेडी है, एनएचआरसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरी सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट एक्ट कब आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें पे हम लोग देखेंगे, गहन चिंतन करेंगे। तो 2 टाइप आपका ह्यूमन राइट्स खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 सवाल में आप अब आपके 3 सवाल बन रहे होंगे, 3 सवाल अब आपके कल के क्लास के बाद बनेंगे, और तीसरा जब क्लास करेंगे कल के बाद हम लोग तो ह्यूमन राइट्स के सारे सवाल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो पेपर 1 के लिए आप में से लोग इंटरेस्टेड है कंटेंट लेने के लिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेपर 2 में अभी झारखंड हिस्ट्री और सीएनटी एक्ट का नोट्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बाकी इंडियन जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और साइंस का सेक्शन में आप देख सकते हो। साइंस के सवालों को भी मैं दिखलाऊंगा कि जेपीएससी का क्वेश्चन का स्तर मेंस में भी और प्री में भी, और किस प्रकार से कंटेंट से अगर आप हमारे पढ़े हैं तो आपको कितना हेल्प मिल सकता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।